Good morning all of you. This is Aruna Bhargavatiya, your biology teacher, class 11th हिंदी मीडियम। आज हम बैक्टीरिया से रिलेटेड या मोनेरा से रिलेटेड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोनेरा जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है हमारा। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैक्टीरिया के मैंने लाभदायक जो प्रभाव थे वो बता दिए हैं। आज हम हानिकारक प्रभाव पढ़ने वाले थे। तो अगर जनरली देखा जाए, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे लोगों में बीमारियां फैलाते हैं। जितनी बीमारियां वो ह्यूमन बींग्स में फैलाते हैं, मतलब मनुष्य में बीमारियां पैदा करते हैं, उतनी ही वो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में, मतलब कि दूसरे एनिमल्स में भी वो को भी इफ़ेक्ट करते हैं, उनमें भी वो बीमारियां फैलाते हैं। जैसे कि टीबी है ना। मनुष्य में जो टीबी होती है, जो फेफड़ों का रोग होता है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जिससे कि उसके लंग्स जो होते हैं या फेफड़े जो होते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही टाइफाइड है, टाइफाइड भी मनुष्य में होने वाला रोग है, जो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। वैसे ही कुष्ठ रोग आप जानते ही होंगे, जिसमें हाथ पैरों की जो चमड़ी है वो गल जाती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है। तो इस तरह के कुछ रोग हैं जो मनुष्य में होते हैं और ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं, मतलब बैक्टीरिया के हानिकारक प्रभाव के कारण ये होते हैं। कुछ जानवरों में जैसे काला पैर रोग क्लास्ट्रीडियम चेनवाई के कारण होता है। घोड़े, हाथी और भेड़ का जो एंथ्रेक्स रोग है वो बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो जितने हमारे लिए लाभदायक है उतने ही हानिकारक भी होते हैं। वो रोग तो फैलाते हैं, हमें तो रोग फैलाते हैं, पर वो और भी चीज़ें हैं जिनको कि वो प्रभावित या संक्रमित करते हैं। जैसे कि अगर ये ज़्यादा मात्रा में अगर उत्पन्न हो जाते हैं मृदा में, तो ये क्या करते हैं, मृदा की उर्वरता को कम कर देते हैं, उसकी उर्वरक क्षमता को ये कम कर देते हैं, जल को भी प्रदूषित करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं ठहरा हुआ जल है, जैसे मान लीजिए तालाब का जल है या झील का जल है, तो वहाँ क्या करते हैं, ज़्यादा संख्या में उत्पन्न करते हैं और उस पानी को प्रदूषित कर देते हैं, उसको पीने लायक नहीं रहने देते हैं। वैसे ही कपास को भी ये खराब कर देते हैं। बहुत सारे ऐसी सब्जियां, फल जितने भी होते हैं उनको ये स्पॉइलेज कर देते हैं, उनको ये खराब कर देते हैं। तो यहाँ पर तो आपका बैक्टीरिया एंड हो गया है। बैक्टीरिया रिलेटेड हमने या जीवाणु रिलेटेड हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। इसी से संबंधित, मोनेरा से ही संबंधित कुछ और भी जीव होते हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्स और माइकोप्लाज्मा। ये चार और हमको पढ़ना है। इसमें कभी कभी शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं, इसीलिए। तो अगर देखें तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो इनका भी जो कोशिकीय स्तर होता है वो निम्न स्तर का होता है, मतलब कोशिकीय संगठन जो होता है वो निम्न स्तर का होता है। इसे जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, नील हरित शैवाल भी बोलते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक ही है। इसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। इसीलिए इसको हम काय में रखते हैं, मोनेरा में रखते हैं। तो नील हरित शैवाल जो होती है उसी को क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इसके हम लक्षण देख लेते हैं। पहला लक्षण तो हमने देख लिया है कि इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनका कोशिकीय संगठन जो होता है वो निम्न स्तर का होता है। निम्न स्तर का मतलब क्या होता है कि इनमें जो कोशिकांग होते हैं वो पूर्णतः डेवलप नहीं होते हैं। तो इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। इनमें क्या होता है, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है एवं इनमें वास्तविक केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इस तरह के जो जीव होते हैं जिनको कि हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब क्या होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसके सदस्य फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण नीले होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फाइकोसाइनिन एक वर्णक होता है, जैसे कि हमारे अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है, वैसे ही इनके अंदर क्या होता है, फाइकोसाइनिन होता है। तो जिसके कारण इनका रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो ये और भी पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल ए, कैरोटीन आदि। इनमें जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो साइनोपाइसियन स्टार्च के रूप में होता है। जनरली अगर हम देखें तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में ये थोड़े से कंपेरेटिवली प्लांट्स जैसे ही होते हैं।
है ना। तो इसीलिए इसको हम इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखें तो इनमें जो फूड स्टोरेज होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, और जनरली सारे प्लांट्स में भी स्टार्च के रूप में ही होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पटलिकाओं के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये आप 12th में पढ़ोगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं। जब हम उनकी संरचना पढ़ते हैं तो उनकी संरचना में हमें लैमिलीज दिखते, पटलिकाएं, मतलब जैसे आप चढ़ाव देखते, सीढ़ियाँ देखते, तो सीढ़ियाँ कैसी होती है, एक के ऊपर एक बनी होती है ना। तो उसी प्रकार से इनमें लैमिलीज पाए जाते हैं, जो एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, जैसे चढ़ाव दिखती है वो वैसे ही दिखती है। इनमें कोशिका के जीव द्रव्य का परिधीय वर्णकित भाग वर्णकी द्रव्य तथा केंद्रीय रंगहीन कहलाता है। इसका मतलब ये होता है, इसमें जो जीव द्रव्य होता है वो कैसा होता है, क्रोमोप्लाज्म होता है और सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। इसमें एक देखा जाए तो इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इसमें जो द्रव भरा होता है उसको क्रोमोप्लाज्म या सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। इनमें गैस वैक्यूल्स जो होते हैं, आभासी रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती है। मतलब गैस वैक्यूल्स इसलिए होते हैं, गैस वैक्यूल्स का क्या काम होता है, ताकि इनमें जो फूड हो वो इसमें स्टोर्ड हो जाए। इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सदस्य कुछ संरचनाएं होती हैं जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी हेटेरोसिस्ट क्या होता है। इनके सदस्यों में लैंगिक और अलैंगिक जनन का पूर्णतः अभाव होता है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का लैंगिक या अलैंगिक जनन नहीं होता है, बल्कि इनके सदस्यों में अनुवांशिक पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब दो जीवों के जो गैमिट होते हैं उनके बीच में अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इनके सदस्यों में वृद्धि और कायिक जनन की विधियां पाई जाती है। मतलब कि अगर इनको जनन करना होता है तो इनमें वेजिटेटिव मेथड यूज़ होती है, मतलब इनके शरीर का कोई हिस्सा अलग होगा और उससे नया पौधा या नया जीव बनता है। इसमें अगर देखी जाए तो इसकी संरचना आपको दिख रही होगी, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे कुकोकस, केमिसाइफोन, ग्लियोकेस्पा और ऑसिलेटोरिया, साइटोनीमा, नॉनस्टॉक, राइबुलेरिया। तो ये इस तरह से इनकी संरचना में बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती है, ये इनकी संरचना एक समान नहीं होती है। इनकी कोशिकीय संरचना हम देखते हैं तो ये कोशिकीय संरचना होती है इसकी सबसे ऊपरी साइड पर इसमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जैसे बैक्टीरिया में आपने देखी थी, ये सेल वॉल हो गई। फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फिर प्लाज्मा, ये इसके आसपास एक जेली का कोट होता है। जेली आपने सबने देखी होगी कैसी होती है, ऐसी चिकनी एक परत इसमें पाई जाती है। बीच बीच में इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स होती हैं। ये थाइलेकॉइड्स होते हैं। थाइलेकॉइड्स के बाद इसमें साइटोप्लाज्म होता है, वो बता दिया मैंने किसके फॉर्म में होता है, क्रोमोप्लाज्म के फॉर्म में होता है। और बीच में ये जो होता है इसको डीएनए बोलते हैं। तो इसका डीएनए जो होता है सर्क्यूलर होता है ना। और इसमें प्रोटीन ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो किसकी सरफेस पर होते हैं, थाइलेकॉइड की सरफेस पर होते हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट यही है कि अगर इसमें थाइलेकॉइड प्रेजेंट है, मतलब कि इसमें पिगमेंट्स रहते हैं, इसलिए ब्लू और ग्रीन कलर की दिखती है। तो ये इसकी एक पर्टिकुलर संरचना है। इसकी संरचना को आपको ऐसे ही याद करना है। सबसे बाहरी भित्ति जो होती है उसको वो जेली कोट से ढकी होती है। फिर उसके बाद सेल वॉल होती है। सेल वॉल के बाद क्या होता है, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट ही आता है तो इसको हमको ज़्यादा डिटेल्ड नहीं पढ़ना है, पर पता होना चाहिए कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो इसके अंदर का जो सरफेस होती है, उस सरफेस के अंदर जीव द्रव्य भरा होता है, पर इसका जीव द्रव्य क्या होता है, क्रोमोप्लाज्म होता है ना। यहाँ साइटोक्रोम होता है, या क्रोमोप्लाज्म होता है। इसमें क्या होते हैं, थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। थाइलेकॉइड्स की सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और इसमें जो होती है ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है, आपको दिख रही होगी छोटी छोटी ड्रॉप्स होती हैं जो ऑयल्स के फॉर्म में होती है। ये एक तरह से फूड के लिए होती है, जब इनको फूड की ज़रूरत होती है तब ये इसका उपयोग करते हैं। और डीएनए होता है तो इसका डीएनए कैसा होता है, सर्क्यूलर होता है ना। इनमें प्रजनन विधि जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। ये वर्धी प्रजनन ही करते हैं, है ना। तो वर्धी प्रजनन में ये क्या करते हैं कि इनमें लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है, पर ये हार्मोगोनिया क्या होते हैं,
हार्मोगोनिया का मतलब ये होता है, ये मैं आपको इस संरचना से बताती हूँ, है ना। अगर इनको जनन करना होता है तो ये क्या करते हैं, हार्मोगोनिया बनाते हैं। हार्मोगोनिया आपको ये दिख रहे होंगे, छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही हैं आपको। तो इसमें क्या होता है कि एक तंतु बनता है, ये तंतु बना, इन तंतु के अंदर छोटे छोटे हार्मोगोनिया बन जाते हैं और 2 से 3 टुकड़े इसके हो जाते हैं। और प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, नया तंतु बना लेता है, मतलब कि नया साइनोबैक्टीरिया बनाता है। फिर जैसे हार्मोगोनिया के बाद ये हार्मोस्पोर्स द्वारा होता है। तो ये सेकेंड वाली संरचना में आपको दिख रहा है, हार्मोस्पोर्स बन रहे हैं, इसके भाग हो जाते हैं अलग अलग और प्रत्येक भाग क्या बनाता है, हार्मोस्पोर्स बनाता है। और ये टूटकर अलग होंगे तो नया साइनोबैक्टीरिया विकसित हो जाएगा। फिर होता है एकाइनिड्स। एकाइनिड्स में क्या होता है कि इनका निर्माण वर्धी कोशिकाओं में भोजन संचय करने के कारण होता है। आप ये देखो कि ये कोशिकाएं क्या करती है, भोजन संचय करके फूल गई है ना। और फिर क्या करती है, अंकुरित हो जाती है, अंकुरित होकर ये क्या बनाती है, नया एल्गी बनाती है, नया साइनोबैक्टीरिया बनाती है। देन फिर आता है हेटेरोसिस्ट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हेटेरोसिस्ट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है तो साइनोबैक्टीरिया में ये मोती की माला के समान संरचना बनाते हैं। तो इनमें कुछ कुछ स्थानों पर इस तरह की संरचना होती है। ये संरचनाएं क्या करती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। इन संरचनाओं को बोला जाता है हेटेरोसिस्ट, है ना। ये ऑसिलेटोरिएसी फैमिली को छोड़कर सभी में पाई जाती है। और अगर हम इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमको ये संरचना ऐसी दिखती है, दिख रही है आपको। ये हेटेरोसिस्ट को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये ऐसा दिखता है। तो इसमें पोलर नोड्यूल्स, होमोजीनस लेयर्स, लेमिनेटेड लेयर और फाइब्रस लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है। फिर आता है इसमें एंडोस्पोर्स के थ्रू। तो बाय एंडोस्पोर्स ऐसे होता है, एंडोस्पोर्स का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे स्पोर्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे मोती की माला नहीं होती है, ऐसी संरचना ये बनाते हैं। तो ये इनको जो पर्टिकुलर एक एक जो संरचना है इन सबको बोलते हैं एंडोस्पोर, है ना। और एक साथ क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर्स बोलते हैं। प्रत्येक स्पोर जो होता है नया साइनोबैक्टीरिया बना सकता है ना। फिर आता है एक्सोस्पोर्स। एक्सोस्पोर्स है, ये एक्सोस्पोर्स आपको दिख रहे होंगे। एक्सोस्पोर्स में क्या होता है, इस तरह के जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें जीव द्रव्य के बाहर की ओर बीजाणु बनते हैं। ये बाहर की ओर आपको दिख रहे, जीव द्रव्य जो होता है मतलब साइटोप्लाज्म होता है, उसके बाहर की ओर ये माला के समान संरचनाएं, मतलब छोटे छोटे गोल गोल संरचनाएं बनाते हैं। इन्हीं संरचनाओं को बोला जाता है एक्सोस्पोर्स। तो इस तरह से देखें तो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं। इनके वर्क क्या क्या है, इनका फंक्शन होता है, इनका अगर आर्थिक महत्व देखें, चूँकि ये शॉर्ट नोट तो 8 से 10 लाइन का आपको पढ़ना है, तो ये सफिशिएंट मटेरियल होता है कि इनमें क्या होता है ना। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, मतलब कि ये क्या करते हैं, जो हमारी भूमि है, धरती है, उसकी उर्वरा शक्ति को ये बढ़ा देते हैं। भारत में तालाबों की सूखी कीचड़ को खेतों में खाद की तरह उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जैसे पानी में उगने लगते हैं, पानी में ये ग्रो करते हैं। तो अगर ये पानी में ग्रो करते हैं तो पानी जब ख़त्म हो जाता है तो कंजी जैसा आपने देखा होगा जम जाता है। तो अगर हम उसका उपयोग अगर खेतों में करते हैं तो खेत की उर्वरा शक्ति उससे बढ़ जाती है। ऊसर भूमि में सुधार करते हैं। ऊसर या क्षारीय भूमि जो होती है, जहाँ पर क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर अगर साइनोबैक्टीरिया को उगने दिया जाता है तो वो उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। और पर ये पानी को भी दूषित करते हैं। जितना भी साफ़ सुथरा पानी होता है वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा जो नदी तालाब होते हैं उसके आसपास हरे हरे कलर की कंजी जमी होती है, उसी को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं, पानी को खराब कर देते हैं। वैसे ही माइकोप्लाज्मा होता है। तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। थैंक यू।